मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आज ट्रंप का टैरिफ वार है। हमारा विषय है ट्रंप का टैरिफ वार, देश कितना तैयार। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके एक बार फिर राष्ट्रपति होने पर हमने महसूस किया था कि हमारा पुराना दोस्त एक बार फिर सत्तासीन हो रहा है, कुछ बेहतर होगा, हमारे रिश्तों में नई गर्मजोशी आएगी, नए प्रकार की संभावनाएं पैदा होंगी, दोनों देश मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का कार्यकाल खासा विवादों में है। डोनाल्ड ट्रंप कब अपनी बात पर कायम रहेंगे, कब अपनी बात से पलट जाएंगे, दुनिया में शायद ही कोई बता सकता है। और कोई क्या बताएगा, उसमें ट्रंप भी नहीं बता सकते वो कब तक अपनी बात पर कायम रहेंगे। पर ट्रंप कितनी बार पलटते हैं, कैसे पलटते हैं, ये हमारे लिए चिंता का सबब नहीं है। चिंता का सबब यह है कि कल तक भारत के मित्र के तौर पर पहचाने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुश्मन की भूमिका निभाते हुए से नजर आ रहे हैं। वातावरण ऐसा बन गया है। ताजा मसला यह है कि भारत के संदर्भ में वो जिस प्रकार का रुख अपनाए हुए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त से लागू हो गया। पर अब उन्होंने कह दिया कि 27 अगस्त से ये टैरिफ पेनल्टी के साथ 50% हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि आप लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं, पर रूस से तो तेल चीन भी खरीद रहा है। उसके संदर्भ में टैरिफ किया, पर 25% टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त से लागू हो गया। पर अब उन्होंने कह दिया कि 27 अगस्त से ये टैरिफ पेनल्टी के साथ 50% हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि आप लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं, पर रूस से तो तेल चीन भी खरीद रहा है। उसके संदर्भ में टैरिफ की ऐसी कार्रवाई नहीं है। भारत के जिनके साथ तल्ख संबंध हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ भी ट्रंप का व्यवहार काफी नरमीपूर्ण है। फिर भारत के साथ ऐसा क्यों है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के अभियान के संदर्भ में जो युद्ध विराम हुआ उसमें ट्रंप को श्रेय न दिया भारत ने, इसकी नाराजगी इस रूप में चुका रहे हैं ट्रंप? या ट्रंप जिस प्रकार के व्यापारिक हित अमेरिका के भारत के साथ देखना चाहते हैं उन पर भारत तैयार नहीं हो रहा, वह विषय है? या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत जिस प्रकार की भूमिका निभा रहा है वो ट्रंप को अखर रहा है, जो ब्रिक्स देशों के संदर्भ में बात निकल कर आ रही है? ऐसे सवाल बहुत तेरे हैं। इनके उत्तर ही आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। श्रवण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह चुके हैं, मुझे पता है कि क्या कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, पर किसानों के हित में, मछुआरों के हित में हम अपनी इस नीति में बदलाव नहीं कर सकते। अर्थात अमेरिका के कृषि उत्पादों या डेयरी उत्पादों के लिए अपने यहां के दरवाजे नहीं खोल सकते। आपकी प्रतिक्रिया ट्रंप के तेवर पर और ट्रंप के टैरिफ पर? किसानों के हित को लेकर हमारे यहाँ कृषि कानून जो लाए गए, किसानों की जो मौतें हुई, बहुत सारी चीजें, तो उस पर हम बात नहीं करें। और अगर मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए वो ये कर रहे हैं, तो भी हम उसको यकीन नहीं करेंगे, देश के किसान भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप के जो शर्तें हैं वो भारत के हित में नहीं है। वो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, फिशरीज हैं, उसको तबाह कर देगा, हमारी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर हमारा जो विरोध है, और मांस वाला जो पशु आहार है उसको लेकर हमारे जो कंसर्न्स हैं, धार्मिक कंसर्न्स, वो जेन्युइन कंसर्न्स। भारत ने उस मामले में जो स्टैंड लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो लेना ही चाहिए था। और पहले दिन से भारत का ये एटीट्यूड रहा है। चर्चाएं जब चालू हुई तब से भारत इस चीज पर अड़ा हुआ है कि हम इन क्षेत्रों को आपके लिए नहीं खोलेंगे। तो इसलिए ये तो एक
बहुत जरूरी अहम इलाका है जिस पर भारत की पूरी इकोनॉमी नहीं टिकी हुई है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सर्वाइवल टिका हुआ है। वो देश की पूरी सत्ता टिकी हुई है। अगर वो हिल गई तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। तो इसलिए ये तो बड़ा स्टैंड बहुत जरूरी था। आप इसको नागरिक फार्मर के हितों का मान लें या राजनीतिक हितों का मान लें। दूसरा पॉइंट आपका ये है, ट्रंप सबके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कनाडा के साथ जबरदस्त दुश्मनी है, कनाडा को तो 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। मेक्सिको के साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी दुश्मनी है। इन तमाम मुल्कों के साथ, अफ्रीका के, लाओस जैसा छोटा सा देश, 80 लाख की आबादी है लाओस की, गरीब मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है दक्षिण एशिया का। वो कुछ पैदा ही नहीं, अमेरिका से कुछ खरीदता ही नहीं, उस पर 40% की टैरिफ लगा दी है ट्रंप ने। ट्रंप इस समय अपने ही देश में मोस्ट अनपॉपुलर राष्ट्रपति हैं, और ये टैरिफ के कारण अमेरिका में जो महंगाई बढ़ रही है वो गजब की बढ़ रही है। इसलिए लोग बहुत नाराज हैं ट्रंप से। ट्रंप को उसकी खूब कीमत चुकानी पड़ेगी जो वो कर रहे हैं। भारत के साथ नहीं, किसी के साथ भी जो कर रहे हैं उसके साथ वो कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। पर सर, मेरा आपसे जानना है कि ट्रंप को क्या कीमत चुकानी है? अमेरिका के कानून के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। माननीय डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद कोई विकल्प और तो रहता नहीं है। पैसे लेके भाषण देने के अलावा बाकी पूर्व राष्ट्रपति क्या भूमिका निभाते हैं? जानना आपसे यह है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आप जैसे अनुभवी पत्रकार की दृष्टि जानी चाहिए, कि जो डोनाल्ड ट्रंप अतीत में भारत के साथ खड़े दिखाई देते थे, वो इस कार्यकाल में भारत के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी दृष्टि जाती होगी। कहां ट्रंप चूक रहे हैं या कहां ट्रंप को मैनेज करने में हम चूक रहे हैं? मैनेज करने में हम बहुत बड़ी चूक हुई है हमसे, और ट्रंप के ईगो को हमने बहुत जबरदस्त तरीके से हर्ट किया है। बाइडेन के टाइम पर जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और ट्रंप उनसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मोदी उनसे मिलने वाले हैं, मोदी जी ने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी। वो ये मान के चल रहे थे कि कमला हैरिस जीतने वाली। तो एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारी जो नीतियां रही इस दौरान, अमेरिका की रूस के साथ काफी तनातनी रही, और हम रूस से जो ऑयल मंगवाते रहे और चीन के नजदीक जाते रहे, ये तमाम चीजें उनको पसंद नहीं आई। आपका जो कहना है कि इससे ट्रंप को क्या नुकसान होगा, ट्रंप को नुकसान की बात नहीं है। ट्रंप के तो बिजनेसेस वगैरह चौपट होंगे ही, पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर ट्रंप इसी तरह अनपॉपुलर होते रहे तो अमेरिका के अगले चुनाव में या मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी पूरी पार्टी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है इस समय। नए रोजगार क्रिएट करने की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। लोगों ने इंपोर्टेड सामान खरीदना बंद नहीं किया है, वो महंगा मिल रहा है, लोगों की जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। तो इसलिए अमेरिका में इस चीज को लेकर काफी तनाव बढ़ रहा है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ही तनाव में हैं। ट्रंप के कारण पूरी दुनिया में तनाव, जी पूरी दुनिया में तनाव है, और खुद अमेरिकन भी तनाव में है, ये श्रवण जी का कहना है। लेकिन उनका आकलन ये भी है कि हमने ट्रंप के स्वाभिमान को कह लो या उनके अभिमान को कह लो, उसे गहरी चोट पहुंचाई। पर मेरा जानना यह है, संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में है, एक टर्निंग पॉइंट रहा भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव। पाकिस्तान तो जैसे बिछ जा रहा है ट्रंप के आगे, बता रहा है अरे माई बाप, आप ना होते तो ये युद्ध रुक ही नहीं सकता था। हम तो बहुत दिल से आभारी हैं कि आपने दखल दिया और उसके कारण से युद्ध रुका। ट्रंप दावा करते हैं कि मैंने ही दोनों के बीच में युद्ध रुकवाया। भारत ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
पर भारत के सत्तारूढ़ दल के सभी नेता ये बात बोलते हैं, जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की गुहार पर हुआ और किसी ने कोई दखल नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि ट्रंप की अभिलाषा थी कि युद्ध विराम के संदर्भ में उन्हें श्रेय दिया जाए और भारत ने यह श्रेय देने से परहेज किया, इसलिए ट्रंप दाएं तरीके से बाएं तरीके से इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये अनेकों आकलन किए जा सकते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद आत्मकेंद्रित शख्सियत वाले नेता हैं। उनके अंदर स्टेट्समैनशिप का गहरा अभाव दिखाई देता है। उनको जो विश्व नेता की उनकी जो भूमिका उनको मिली हुई है और दूसरी बार उनको यह अवसर प्राप्त हुआ, उसका वो लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और वो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने परेशानी में डाल रखा है। सिर्फ अपने पड़ोसियों को नहीं बख्श रहे हैं, अपने नाटो के एलाइज को नहीं बख्श रहे हैं, जापान, कोरिया जैसे उनके जो क्लोज एलाइज हैं उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा है। भारत जैसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है और अब जाहिर है कि वो तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है हिमांशु जी कि डोनाल्ड ट्रंप कब यू टर्न कर जाए, कब वो कुछ और बातें कहना शुरू कर दें, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। और जाहिर है कि उनका जो व्यवहार है वो एक बिजनेसमैन जो होता है कि जो कि चंद डॉलर्स के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ टैक्टिकल गेन्स के लिए, कुछ फायदे के लिए जैसा काम करता है, वैसा वो एक विश्व नेता होने के बावजूद भी उस तरीके के रुख को अख्तियार कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से उनका इवेल्युएशन करेगा और उनको जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के व्यवहार करके वो नोबेल पीस प्राइज के दावे को कर सकते हैं। और ये आपकी जो अभिव्यक्ति है ये एक खींचे हुए भारतीय की अभिव्यक्ति है क्या? आपने सीधे कह दिया कि उनमें स्टेट्समैनशिप का अभाव है। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल राष्ट्रपति रहे अमेरिका के और बीते 4 साल में अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए रहे जब वो पिछला चुनाव हार गए थे जो बाइडेन के मुकाबले। इसके बावजूद भी उन्होंने सत्ता में वापसी की अपनी इसी पर्सनैलिटी के साथ, अपने इन तौर तरीकों के साथ, अपने इसी प्रकार की सोच के साथ। तो भी आप उनको एक स्टेट्समैनशिप के अभाव वाले व्यक्ति करार दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हम इस व्यक्ति को समझने में चूक कर रहे हैं? नहीं, देखिए सत्ता पे तो किम जोंग उन भी बहुत लंबे समय से बना हुआ है और अनेकों तानाशाह बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि जो लंबा शासन करे उसके अंदर स्टेट्समैनशिप हो ही? ये तो जरूरी नहीं है। और ये तानाशाह की बात नहीं हो रही है, ये जनता के बीच गंभीर किस्म के आरोपों से गुजरने के बाद एक बार फिर जन समर्थन अर्जित करने की बात है। अमेरिका का चुनाव अपने आप में पूरी दुनिया में दिलचस्पी का विषय होता है। जितनी बातें आप कह रहे हैं ये ट्रंप के विषय में तब भी कही जा रही थी, पर फिर भी अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना। क्या कहते हैं हिमांशु जी? अमेरिका की जनता ने यदि डोनाल्ड ट्रंप को चुना है तो उनकी कुछ बातें उन्हें अवश्य पसंद आई और उन बातों में जो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि जिसने कि अमेरिका की जनता को जो है उनकी तरफ आकर्षित किया, एक बार फिर से आकर्षित किया, वो ये था कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो उसको एड्रेस करेंगे। अमेरिका में आर्थिक संकट गहरा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती वहां के आर्थिक संकट की है और जो इमाइग्रेशन इत्यादि को के वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी एंटी इमाइग्रेशन स्टैंड लेने के लिए, उसके पीछे भी उसका कारण यही था कि वहां की जनता को लगता था कि बाहर के लोग आकर के हमारा ज्यादा हक छीन रहे हैं। और इसी तरीके से उनके जो इस तरीके के विचार की फॉरगॉटन अमेरिकन, पेरिफेरी के जो अमेरिकन हैं उनको वो ध्यान देंगे और अनेक ऐसी नीतियों को लाएंगे कि जिससे कि आम जो अमेरिकियों को लाभ होगा। तो अमेरिका की जनता जो कि बाइडेन प्रशासन से खुश नहीं थी, उन्होंने ट्रंप की जो व्यक्तिगत जो कमियां थी, 4-4, 5-5 केसेस चल रहे थे उनके ऊपर, उसके बावजूद भी उसको सब दरकिनार करते हुए उनको चुन लिया। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी नीतियां हैं हिमांशु जी, उससे क्या वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को और गहरा नहीं कर रहे हैं?
क्या वो अमेरिका की जनता की आर्थिक संकट को और बढ़ा नहीं रहे हैं? और जैसा कि श्रवण जी ने कहा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार घटती जा रही है। अमेरिका के अंदर भी उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है और विदेशों में तो जाहिर है कि उनके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, आप सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए। उनके विषय में क्या बोला जा रहा है, इससे भारत की जनता का तो गुजारा नहीं होता, भारत की सरकार का गुजारा नहीं होता। क्या हम एक बार फिर विदेश नीति के स्तर पर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं? श्रवण जी, जानने का विषय यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी नाराजगी जता रहे हैं और ये कदम उठा रहे हैं, हमारे सुरक्षा सलाहकार रूस के दौरे पर हैं। आज जब कार्यक्रम कर रहे थे उससे पहले खबर आई व्लादिमीर पुतिन से नरेंद्र मोदी जी की बड़ी विस्तृत बातचीत हुई। जिस चीन के साथ पिछले 4-5 साल से हमारे संबंध बड़े तनावपूर्ण चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी इस महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या हम एक बार फिर नए सिरे से करवट ले रहे हैं? पिछले कुछ समय से हमने अपनी बड़ी ताकत अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने में लगाई थी। हम रूस से थोड़ा साइड होते हुए दिख रहे थे। हम रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ नहीं थे, पर यूक्रेन के खिलाफ भी अपने आप को जाहिर नहीं करते थे। क्या कहते हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, हम वापस रूस की महत्ता को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस जरूरी लगने लगा है। देखिए, रूस जरूरी लगने लगा है। रूस हमारा एक बड़ा हितैषी रहा है, कोल्ड वॉर के जमाने से रहा है, इंदिरा जी के जमाने में से रहा है। हमारा चीन के नजदीक जाना बहुत ही खतरनाक है। रूस और चीन के साथ मिलके जो हम कर रहे हैं और जो पूरा एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत एक विदेश नीति के फ्रंट पर बहुत जबरदस्त चेंज मुझे लग रहा है। पुतिन ने भारत की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस साल के आखिर में वो आने वाले। मोदी जी इस महीने के आखिर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। उस बैठक में उसका मेंबर रूस भी है और शी तो खैर होस्ट कंट्री है, उसमें ईरान भी है और पाकिस्तान भी है। पर ये शंघाई कोऑपरेशन की स्टेट काउंसिल के हेड्स की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो ये बड़ा डिपार्चर हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी में मोदी जी ने ऑलरेडी कर दिया है। उसकी कीमत हमको लॉन्ग टर्म में किस तरह से चुकानी पड़ेगी, मैं उसको अभी आपसे बोलना नहीं चाहता हूं। केवल एक ही है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि हम जब अमेरिका से दूर होते हैं तो यूरोप से दूर होते हैं, यूरोपियन यूनियन से दूर होते हैं, डेमोक्रेसी से दूर होते हैं। बहुत कैलकुलेटेड रिस्क हम ले रहे हैं दो चीजों पर, तीन चीजों पर। पहला, हमने कहा कि हम आपसे फार्म सेक्टर पर, डेयरी पर, फिशरीज पर और जीएम फूड पर आपको कोई कंसेशन नहीं देंगे, साफ बोल दिया जी। उन्होंने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, आपकी 50% कर दी। आपने कहा कि आपने जवाब दिया, कहा नहीं, जवाब दिया। आप भी रूस से तेल ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, यूरेनियम मटेरियल ले रहे हैं, तमाम चीजें अमेरिका ले रहा है, यूरोप के देश ले रहे हैं, तो आप हमको क्यों मना कर रहे हैं? हम पलट के अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। तीसरा, हमने कह दिया कि हम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये कि हम कॉन्फ्रंटेशनल मूड में हैं। इसका मतलब ये कि हमारी तैयारी एक बड़े उसकी है कि आपको जो करना हो करिए। इसमें यह भी शामिल है हिमांशु जी कि हो सकता है कि चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ा समझौता हो जाए और हम देखते रह जाएं। जो बेसिक नाराजगी है अमेरिका की, वो रूस के साथ है, चीन के साथ उतनी नहीं। और रूस ने कह दिया है कि हम यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब हैं इसके जी। कि इसके मतलब ये है
कि हम एक ऐसे गिरोह में, ग्रुप में, ऐसे गुट में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं जो इस समय आसान दिख रही है घुसने के लिए, पर उससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला ट्रंप का नहीं है। ये मामला ये है कि अमेरिका का है और एक डेमोक्रेसी का है। हमारे 50 लाख बच्चे नागरिक वहां रहते हैं अमेरिका में। हमारे भारतीय कई बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारे बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं अमेरिका में, वहां की डेमोक्रेसी में है। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं हिमांशु जी, क्योंकि आपके प्रोग्राम को कई लोग देखते हैं जी। ये जो एक चीज, अगर भारत ने आज तक ये नहीं कहा कि उसने अमेरिका के कहने से स्वीकार नहीं किया सीज़फायर, एक बार भी नहीं मना किया, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, ट्रंप का नाम नहीं लिया कि ट्रंप के कारण नहीं हुआ। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो एक ऑनलाइन डिबेट में थे दिल्ली की जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अमेरिका ने 4 बार युद्ध रुकवाया है। रॉबर्ट गेट्स के टाइम रुकवाया, कॉलिन पॉवेल के टाइम रुकवाया, बराक ओबामा के टाइम रुकवाया और बिल क्लिंटन के टाइम रुकवाया। ये कोई नई बात नहीं। हमने जिस एब्रप्शन के साथ डिसाइसिव मोड में जब हम थे, हमने अचानक से घोषणा कर दी कि रोक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर जीत रहे हैं, उनके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, आप विजेता के भाव में हैं और अचानक से रोक रहे हैं युद्ध। हमको अगर हम थोड़ा सा उदार होकर कह देते कि ठीक है अमेरिका ने करवाया, हमने देश के हित में, इस पूरे इलाके के हित में अमेरिका का कहा मान लिया, पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता। ट्रंप को केवल एक रिकॉग्निशन चाहिए। आप अगर ये कह दें कि ट्रंप का कोई रोल ही नहीं है, आप मुंह पे बोल दीजिए कि ट्रंप ने नहीं करवाया। वो 30 बार बोल चुके हैं, आपने एक बार भी नहीं कहा। आप ट्रंप का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर आप इस तरह की फॉरेन पॉलिसी के साथ चलना चाहते हैं तो वो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी आज के वर्ल्ड में, अब मोदी जी के साथ तो जयशंकर हैं जो इतने बड़े सीजन ब्यूरोक्रेट रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं हम कुछ निर्णायक तरीके से एक पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को रिवर्स कर रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो कुछ और दिशा में जा रहा है, कुछ और दिशा में जा रहा है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए संजीव जी आपके पास आना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ जिस प्रकार का टकराव है, इसका सीधा प्रभाव हमारी जीडीपी पे पड़ना तय है। 0.2 से 0.4% की गिरावट का अनुमान विशेषज्ञ लगा रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि हम इस टकराव को बनाए रखकर ही आगे बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि रूस की तरफ ज्यादा कदम बढ़ाकर, चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हम इस टकराव को खत्म करने की नहीं बल्कि इस खाई को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नजरिया आपका? हिमांशु जी, 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा, मैं श्रवण साहब की बात में सुन रहा था और मैं उनके कुछ विचारों से मेरे सम्मान के साथ सहमत नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल सटीक निर्णय ले रही है। जो डिसरप्शंस जो पैदा किए जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं और भारत विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से सारे विषयों को एनालाइज कर रहा है और एक सटीक और यथोचित जो प्रॉपर जो रिएक्शंस हैं वो हम दे रहे हैं। हमने लंबे समय तक उनके ये जो मीडिएशन 30 बार उन्होंने मीडिएशन की बात कही। जब है कि भारत बिल्कुल नहीं मानता कि इस तरीके का कोई जो उन्होंने किया वो मीडिएशन है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी जो कारगिल का युद्ध है उसको रुकवाने में अपनी भूमिका निभाई थी और नवाज शरीफ जब बिल क्लिंटन से जाके मिले थे तो उन्होंने डांट के उनको फटकार लगाई थी और कहा कि आप तुरंत ही अपने सोल्जर्स को वहां से बुला लें, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके सोल्जर्स हैं। भारत ने वो इंटेलिजेंस शेयर कर दिया था जो मुशर्रफ की बातचीत चल रही थी कहीं पे पाकिस्तान के किसी आर्मी जनरल से। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है उसमें बिल क्लिंटन भी
कि अगर राष्ट्रपति आज होते तो जो बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि हमने कुछ ऐसा किया है। ये तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हठ धर्मिता है और उनका जो जिद्दीपन है, जो उनकी स्टेट्समैनशिप का अभाव उनके अंदर जो गहरा दिखाई देता है, और एक बहुत ही इमेच्योर तरीके के पॉलिटिशियन है। उनके विदेश मामलों के जो अच्छा संजीव जी, मैं आपकी बात को थोड़ा समझ पाने में नाकाम हूं। ट्रंप में स्टेट्समैनशिप का अभाव है, अनमेच्योर हैं। ट्रंप ने कोई भूमिका नहीं निभाई। ट्रंप 30 बार बोल चुके, मैंने रुकवाया। हमने क्यों नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन से जो बातचीत हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर का जो विषय है और भारत और पाकिस्तान का जो विषय है, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार कभी भी नहीं होगी। और एक वातावरण निर्माण करने का जो कार्य है वो अमेरिका ने अवश्य किया है और उसमें यूएई ने, ईरान ने, ब्रिटेन ने, कुछ राष्ट्रों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो वो राष्ट्र तो दावा नहीं कर रहे कि हमने मीडिएशन किया। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप है कि जो कि बार बार मीडिएशन की बात करते हैं, और जो कि हमने शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में स्पष्ट कर रखा है कि भारत और पाकिस्तान के जो बायलैटरल विषय होंगे उसमें मीडिएशन भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो निर्णय ले रहे हैं वो अमेरिका का निर्णय है। भारत जो निर्णय ले रहा है वो भारत का निर्णय है और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जीडीपी चाहे 2% क्यों न गिर जाए, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी चीजों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमारी विदेश नीति इस समय बड़े गंभीर मोड़ पर है। क्या हम अपने विदेश नीति में प्राकृतिक रूप से बदलाव करने जा रहे हैं? अमेरिका के साथ जो तलखी बनी हुई है, भारत सरकार का रुख उस तलखी को खत्म करने में नहीं बल्कि विकल्प खोजने के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। क्या विकल्प के माध्यम से ट्रंप को सही रास्ते पर लाने की कोशिश है? यह कोशिशों के परिणाम से पता चलेगा। पर एक स्वाभिमानी देश को अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर यह बात कह रहे हैं कि हम अपने किसानों के संदर्भ में, मछुआरों के संदर्भ में हितों का समझौता नहीं कर सकते, तो उनकी इस नियत और नीति के संदर्भ में देश को खड़ा चाहिए। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।